हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली ऑल डूइंग वेल और होपफुली आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बुक्स जो नोट्स आप फॉलो करते हैं तो आप कैसे आपको उन्हें पढ़ना है, कैसे आपको मैक्सिमम उनका यूटिलाइज करना है और क्या डिफरेंस रहता है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप पढ़ते हैं या कोई नॉवल या मोटिवेशन बुक आप पढ़ते हैं। देखिए, बुक आर द एक्सेंशियल्स नॉट आर द एक्सेंशियल। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप्स होता है आपका टू नो द अबाउट एग्ज़ाम एंड सिलेबस। देन आपका आता है बुक्स कि आप एक अच्छी बुक्स, एक अच्छे नोट्स आप प्रेफर करें, ठीक है। बट उसके बाद भी एक थर्ड स्टेप आता है, वो कहता है कि आपको वो जो बुक्स आपने परचेज़ करी है, जो वो नोट्स आपको ने परचेज़ किए हैं, वो अब आपको डिटेल में कैसे पढ़ने हैं और हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड एंड कैसे आप उनसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 मिनट्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप जो है पढ़ें, कैसे आप यूटिलाइज़ करें नोट्स का, ठीक है, और क्या ज़रूरी होते हैं जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नोट्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये सब सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जितने भी मैंने एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, उससे मैंने एक बात जो है वो लर्न ये करी है कि बुक्स को पढ़ने का भी तरीका होता है, ठीक है। बुक्स नोट्स को पढ़ने का भी तरीका होता है जो कि आपको एक्सपीरियंस से आता है और वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप ये तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको कैसा पढ़ना है तो फिर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम जो बात करते हैं बुक्स की, ठीक है। आप कोई भी बुक्स ले लीजिए या कोई भी नोट्स ले लीजिए, उससे आपको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो पढ़ें उसमें डिटेल में पढ़ें। देखिए, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक ऑथर हैं यूजीसी नेट बुक्स के भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। देखिए, काफ़ी बुक्स उनकी सेल होती है, तो उनका मानना था कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। द शुड थ्योरी पार्ट शुड बी लिमिटेड, ठीक है। और एमसीक्यूज़ जो होने चाहिए वो अनलिमिटेड होने चाहिए। एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो थ्योरी पार्ट है वो लिमिटेड होना चाहिए, वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत हूँ, बट कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हूँ उनके आर्ग्यू से, क्योंकि मेरा मानना अलग है। आफ्टर गिविंग मैनी एग्ज़ाम, मैनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मेरा मानना ये है कि डेप्थ में ही आपको सब कुछ मिलता है। गहराई ही में, जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और आप फेस वॉश करते हैं और फिर आप अपने काम से चले जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। तो क्या आपकी बॉडी आपको ऐसा फील कराती है कि आपने बात करी है, आपने पूरा, आप फ्रेश हो गए हैं? ऐसा फील आपको नहीं होता है। उसके लिए आपको बात लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप बात लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। अनदरवाइज़ अगर आप फेस वॉश ही करते हैं तो आपको वो उस तरह की, उस लेवल की रिफ़्रेशमेंट नहीं मिलती। आपको सिर्फ आपका फेस क्लीन हो जाता है, बट आपको पूरी बॉडी को रिफ़्रेशमेंट नहीं मिलती। तो इन शॉर्ट में मैं इतना कहूँगा कि दोस्त स्टूडेंट जो ओनली फोकस करना चाहते हैं, ओनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन द लिमिटेड टाइम, थ्योरी पर ज़्यादा, थ्योरी इन डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि दोनों ऐसा ही है कि जैसा आपका फेस वॉश करना और आपका बात लेना, दोनों में कोई डिफरेंस है। तो आपको बात लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो हियर इज़ अ एग्जांपल, जो मैंने आपको एक शॉर्ट सा एग्जांपल बताया है। अब देखिए, कोई भी नोट्स या बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें थ्योरी और एमसीक्यू दो पार्ट रहते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट में, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी डिटेल में पढ़ते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। आपके पेपर 1 से ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सपोज़ पेपर 1 पीपल एंड इन्वायरमेंट आपकी एक यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी काफ़ी एग्रीमेंट है, रियो है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसमें एक पेरिस एग्रीमेंट है। अब आपने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, कब हुआ था? सबसे पहली बात आती है 2016 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसके नाम में ही इंक्लूड है, ठीक है। अब आपने इतना पढ़ा,
किस लिए हुआ था? क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हुआ था। कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था ये आप पढ़ सकते हैं। तो क्या आपने, अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन हम बनाते हैं असर्शन और रीज़न में, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो पूछते हैं सर असर्शन एंड रीज़न में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ का रीज़न क्या है ये मैं यहाँ पर क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं पेरिस एग्रीमेंट पे। तो सपोज असर्शन में लिखा हुआ है कि दैट द पेरिस एग्रीमेंट इज़ डन ऑन 2016। बड़ा बेसिक सा मैं बना रहा हूँ। दूसरी लाइन में लिखा गया है यानी कि रीज़न में, द पेरिस एग्रीमेंट इज़ बीन इम्प्लीमेंट ऑन दिस डेट। अगर कोई एक डेट डाल दी गई है ऑन 2016, यानी कि जो डेट है, जो मंथ और जो डेट है वो अलग है, बट जो ईयर है वो 2016 ही रखा गया है। अब आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, बोथ ए एंड आर इज़ अ करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ओनली ए करेक्ट, ओनली आर करेक्ट। तो इस तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब आप में से 80% स्टूडेंट जिन्होंने डेप्थ में नहीं पढ़ा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये तो पता है हमें असर्शन में कि भाई 2016 में ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सबको पता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो रीज़न में दिया गया है वो बहुत ज़रूरी। उन्होंने लिखा है कि व्हेन इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। अब इम्प्लीमेंटेड के लिए उन्होंने एक रैंडम डेट यहाँ पर डाल दी। उन्होंने डाल दिया 26 जुलाई, 28 जुलाई, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, कोई सी भी उन्होंने डेट बता दी। अब देयर इज़ 2 डेट्स। अब 2 डेट्स होती है, जिस दिन साइन किया गया, जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी उन्होंने साइन किया, और एक दूसरी डेट जिस दिन से वो जो एग्रीमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुआ। देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डेट्स। तो दो अलग अलग डेट्स होती हैं, ठीक है। ऐसी जनरली सारे एग्रीमेंट्स में अलग अलग डेट्स होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट आज साइन किया गया है, जो एग्रीमेंट आज साइन किया गया है वो आज से ही इम्प्लीमेंट हो, वो आगे चलकर 1 साल 2 साल के बाद या कुछ मंथ के बाद भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अगर रीज़न में यहाँ पर क्वेश्चंस फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि रीज़न में जो दिया गया है वो दिया गया दैट पेरिस एग्रीमेंट इज़ बीन इम्प्लीमेंट ऑन, और डेट दी गई है एक, जिसमें ईयर 2016 रखा गया है। तो अगर आपने ये पढ़ा है कि वो 4 नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ था और 22 अप्रैल को जो है साइन किया गया था पेरिस एग्रीमेंट, और 4 नवंबर को इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 को ही, तो आप उसका आंसर क्या डालेंगे कि ओनली ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अनअदरवाइज अगर आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप आंसर डालेंगे, आंसर 80% स्टूडेंट्स, क्योंकि साइकोलॉजिकली 80% स्टूडेंट डालेंगे आंसर बी, ठीक है। और आंसर शुड बी राइट सी, दैट ओनली स्टेटमेंट ए यानी कि ओनली असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज नॉट अ करेक्ट, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इन डिटेल में पढ़ना। अब चलिए, जब पेरिस एग्रीमेंट पे बात ही चल रही है तो अब बताएं कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो मेन एम था, उसका जो मेन मुद्दा था, मेन टॉपिक था, वो क्या था? वो था CO2 इमिशंस। अब CO2 इमिशंस की बात आ गई है तो वो पीपल एंड इन्वायरमेंट से ही रिलेट होता है आपको, ठीक है। CO2 इमिशंस में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करती है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। चाइना सबसे ज़्यादा करती है, फिर रशिया, फिर USA, फिर इंडिया, ठीक है। तो अगर आपने इतना पढ़ा है, अगर आप यहाँ पर सोचें कि इतने पढ़ने की क्या ज़रूरत है, देखिए पीपल एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो CO2 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इमिशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस कंट्री का सबसे ज़्यादा ये नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इतना डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहता है। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, इस वीडियो के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो कुछ अवार्ड्स भी हो रहते हैं वहाँ पर, तो वो कौन सा अवार्ड्स हैं जो दिया गया था या दिया जाता है पेरिस एग्रीमेंट पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स पे जो हैं वो दिया जाता है, ठीक है। और बट जो पेरिस एग्रीमेंट पे था वो कौन सा अवार्ड्स दिया गया था ये आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा और डेप्थ में चले गए तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि इन लर्न इन डेप्थ, अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल जो है मैंने सेट किया है, ठीक है। तो आपको ये बात मेरी क्लेरिफाई हो गई होगी कि दैट हाउ इम्पोर्टेंट टू लर्न इन डेप्थ। जितने आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के 3 बेसिक बेनिफिट होते हैं,
ठीक है, जो बहुत बेनिफिट है कि पहली बात तो आपको पता चल जाता है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस ना करें, एमसीक्यू डेफिनेटली करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी प्रैक्टिस करें और जितना पॉसिबल हो सके यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी करें। बट मेरा टॉपिक ये था कि भाई जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं ना कि डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए जो बुक्स वो पढ़ रहे हैं A to Z पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर एक बुक्स है मेरे हाथ में, साइकोलॉजी ऑफ द मनी। ये बुक मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ। इसका मुझे हर पैराग्राफ याद नहीं है, बट इसमें क्या नॉलेज है, इसमें क्या लर्निंग है, वो मुझे कम्प्लीटली याद है। ठीक है, अभी मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा था ये बुक। ठीक है, फिर से पढ़ रहा था क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी है। कभी टाइम मिले आपको तो आप पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने इस बुक की लर्निंग ली है। अब मुझे हर पैराग्राफ याद होना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो मायने नहीं रखता है, बट मैंने लर्निंग सब ली है। क्यों मुझे इस बुक की हर बात मुझे क्यों याद है, क्या रीज़न है कि मुझे इस बुक की हर बात याद है? रीज़न ये है कि मैंने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा। मैंने एक भी पेज छोड़ा नहीं है, एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। इस वजह से मुझे हर पैराग्राफ याद नहीं हुआ, हर पेज पे क्या है मुझे याद नहीं है, बट मुझे इसकी लर्निंग मैंने अडॉप्ट कर ली है। वो लर्निंग मेरे इस माइंड में फिट हो चुके हैं कि व्हाट अबाउट दिस बुक। ठीक है, ये ऑल अबाउट क्या है इस बुक के बारे में, ये बुक क्या डिस्क्राइब कर रही है, आई नो वेरी वेल। तो यही लर्निंग पर्पस होता है। एमसीक्यूज़ में आप पहले सीखते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ें कैसे, समझें कैसे। फिर सेकंड थिंग आ जाती है कि आप कि क्वेश्चंस किस लेवल का है, किस तरीके का क्वेश्चंस है, ताकि आप एनालिसिस कर सकें प्रैक्टिस करके कि एग्ज़ाम में भी इस तरह का बनेगा अगर आप अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। और द थर्ड मेन थिंग इज़ आ जाती है कि आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि जो टॉपिक जो अगर मान लीजिए ये बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस बने हैं, उन क्वेश्चन का जवाब अगर मैं दे पाऊँगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने इसकी जो लर्निंग है वो अडॉप्ट करी है। और क्वेश्चन का रीज़न ही ये होता है, क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि जो टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ा है, कितने डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको उसकी अच्छी नॉलेज आपने गेन करी है, तो आप क्वेश्चन भी डेफिनेटली दे पाएंगे। क्योंकि पहले थ्योरी आते हैं फिर एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ आप ऑटोमेटिकली करेक्ट अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपने थ्योरी पे जो है जोर दिया है, आपने इन डिटेल में पढ़ी है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था इस वीडियो का। होपफुली आपको अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे कि वाई द थ्योरी लर्निंग इन द डिटेल इज़ इम्पोर्टेंट, वाई द ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप डिटेल नोट्स देख रहे हैं, क्योंकि दिवाकर एजुकेशन हब लास्ट 4 ईयर से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टडी नोट्स, 30+ सब्जेक्ट अब हम कवर करते हैं। हमारा फोकस रहता है कि एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इतना डिटेल में पढ़ें क्यों, आपके नोट बहुत ज़्यादा डिटेल। मैंने कहा डिटेल ही तो इम्पोर्टेंट है, डिटेल ही तो खजाना है और यही आपको पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आप फ्री डेमो लेना चाहते हैं 1 डे का किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स का, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर जाइए, कॉल कीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव से, वो आपको सारी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। फ्री 1 डे पूरे नोट्स का ओवरव्यू ले सकते हैं, पूरे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको परचेज़ करना है या नहीं, कि आपके लिए वर्थफुल है या नहीं है, आपके लिए वर्थी है या नहीं है, आप खुद डिसाइड कीजिए। नॉट ओनली द रिव्यूज़, वी हैव अ लॉट ऑफ द रिव्यूज़, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करे पूरे नोट्स पढ़ने के बाद, 1 डे के नोट्स ओवरव्यू करने के बाद, कि उसके लिए वो वर्थफुल है या नहीं है। और कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट या वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट भी आपको अलाउ नहीं करता कि पहले पूरे नोट्स पढ़ें उसके बाद परचेज़ करें, जो कि हम दिवाकर एजुकेशन हब में प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लें। अगर कोई स्टूडेंट 100 रुपीज़ के भी नोट्स हमसे परचेज़ करता है तो उसके लिए वर्थफुल होने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कंप्लेंट करते हैं कि सर आपके नोट्स में ये नहीं है या वो नहीं है। हम उसे कंटिन्यूसली, वी हैव अ डेडिकेटली टीम, ठीक है, हम कांटेक्ट करते हैं फैकल्टी से, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें हम कहते हैं कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव हमारे नोट्स हम सब्सिक्वेंटली करते रहेंगे अब फॉर अपकमिंग ईयर्स या अपकमिंग मंथ्स में। तो अपडेटेड रहते हैं हमारे कंटिन्यूसली नोट्स। आप ओवरव्यू ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक है। और होपफुली आपको मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।